दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। इनकम टैक्स के आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके पहले मैंने आपसे इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स एंड पीजीबीपी, तो ये जो चार हेड थे ये मैंने आपसे ऑलरेडी पिछले वीडियोस में डिस्कस कर लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो उन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, मतलब एक प्लेलिस्ट मैंने डाल दी है इनकम टैक्स की। उस प्लेलिस्ट में आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे और सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं वो सीक्वेंस में मैंने कवर किया हुआ है। ठीक है, तो आप चाहें तो आप जाकर के देख सकते हैं। अब देखिए जो ग्रॉस टोटल इनकम आपकी होती है, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ चल रहा हूँ। ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर में टोटल आपके पास में 5 हेड होते हैं। एक होता है सैलरीज, एक होता है हाउस प्रॉपर्टी, एक होता है कैपिटल गेन, एक होता है पीजीबीपी, और लास्ट में आता है आपका अदर सोर्सेज। मतलब ऐसी इनकम जो कि हम सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन या फिर पीजीबीपी इन चार हेड्स में नहीं डाल पाते, उसको हम डाल देते हैं अदर सोर्सेज में। तो ये जो चार हेड है ये मैंने आपसे ऑलरेडी कवर कर लिया है, आप कवर कर लोगे अगर जाकर के उसमें इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लो, आपके जो पूरे चैप्टर हैं डिटेल में कवर हो जाएंगे। अभी हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग करने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की, जो कि लास्ट हेड होता है हमारे ग्रॉस टोटल इनकम का। और इसमें अभी हम लोग बात करेंगे चार्जेबल इनकम की, मतलब कौन कौन सी इनकम चार्ज की जाती है अंडर दिस हेड। ठीक है, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की। अब देखिए स्टार्टिंग अगर इसकी करें यहाँ पर, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में यहाँ पर आपका एक कवर होता है फ्रॉम सेक्शन 56 टू सेक्शन 59। यहाँ पर हम लोग जो बेसिकली बात करने वाले हैं वो सेक्शन 56 की करेंगे, सेक्शन 57 की करेंगे, सेक्शन 58 की करेंगे। सेक्शन 56 के अंडर में आपको इनकम्स के बारे में बताया गया। सेक्शन 57 एंड सेक्शन 58 जो होते हैं वो आपके डिडक्शन के होते हैं। 57 में आपके अलाउड डिडक्शन बताए जाते हैं और सेक्शन 58 में आपके नॉट अलाउड डिडक्शन होते हैं, मतलब कि कौन कौन से डिडक्शन आप अलाउ होंगे, कौन कौन से नॉट अलाउड होंगे। तो अलाउड वाले 57 के अंदर में कवर होते हैं, 58 के अंदर में नॉट अलाउड वाले। तो इनकी बात हम लोग आगे के वीडियोस में करने वाले हैं। अभी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कौन कौन सी इनकम चार्ज होती है अंडर दिस हेड। तो दो तरीके के क्लासिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एक है स्पेसिफिक इनकम्स चार्जेबल अंडर सेक्शन 56 सब सेक्शन 2, और दूसरा है हमारा अदर इनकम्स चार्जेबल, मतलब जो बची हुई इनकम्स होगी उनको हम लोग इसमें डाल देंगे। अब आपको इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं कि कौन कौन सी अंडर सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 है, कौन सी अदर इनकम है। आपके लिए जब सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको डायरेक्टली वहां से पता होना चाहिए कि ये इनकम मेरी चार्ज हो रही है इस पर्टिकुलर हेड के अंदर या फिर नहीं हो रही है। अब बात समझो, आपको ये नहीं मतलब है कि वो 56 सब सेक्शन 2 के अंदर में चार्ज हो रहा है या फिर वो अदर इनकम्स के अंदर में चार्ज हो रहा है। आपको बस ये देखना है कि वो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर में चार्ज होगा या फिर नहीं होगा, बस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ क्लासीफाई इसलिए करके बता दिया ताकि आपके लिए समझने में आसान हो जाए। अब देखिए जो पूरा ये जो चैप्टर है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये हम लोग किस तरीके से कवर करने वाले हैं। अभी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे चार्जेबल इनकम्स की, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिविडेंड्स की, इसके बाद सिक्योरिटीज की। क्योंकि इनका देखिए सबसे ज्यादा अगर आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा अपने, तो डिविडेंड्स और सिक्योरिटीज में थोड़ा सा कैलकुलेशन आ जाता है। डिविडेंड्स में तो खैर अब नहीं आता, सिक्योरिटीज में थोड़ा आ जाता है क्योंकि उसमें ग्रॉसिंग अप हो जाता है, तो वो हम लोगों को देखना पड़ता है। इसके बाद आएगा डिडक्शन का वीडियो जिसमें सेक्शन 57 और सेक्शन 58 को हम कवर करेंगे, और लास्ट में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो ये 5 वीडियो के अंदर में हम लोग इस पूरे चैप्टर को यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। अब ये फर्स्ट वीडियो, इसके बाद 4 वीडियो आपको और मिलेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे स्पेसिफिक इनकम्स चार्जेबल अंडर सेक्शन 56 सब सेक्शन 2। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे तरीके की इनकम्स देखने को मिलेंगी, जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा, आप उन पर ही फोकस करना है क्योंकि अदर इनकम भी बहुत सारी आपको दी रहती है। लेकिन अगर आप अपना यूजी या फिर अपना पीजी का एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए उतना ज्यादा रिलेवेंट वो वाली इनकम्स नहीं होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आ नहीं सकती एग्जाम में, आ सकती है लेकिन चांसेस कम होते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पर दिया गया डिविडेंड इनकम। डिविडेंड मतलब कि अगर आपने कहीं किसी कंपनी में, किसी कंपनी के शेयर्स में अगर इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, तो इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, वहां से आपको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। तो अगर आपकी कभी भी डिविडेंड वाली इनकम हुई है तो वो डिविडेंड वाली इनकम आपकी चार्ज होती है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, और यहाँ पर ये 2 स्टार मैंने इसलिए बनाए हुए हैं क्योंकि इसके लिए एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें मैं आपको इसके डिविडेंड्स के बारे में क्लियरली बताऊंगा कि इंटरिम डिविडेंड क्या होता है। उसके बाद अगर आपको मान लो डीम डिविडेंड मिल रहा है तो वो क्या होता है, डीम डिविडेंड के कुछ केसेस हम लोग देखेंगे। तो ये इसलिए मैंने स्टार बनाया क्योंकि इसके लिए अलग से हम लोग डिटेल में कवर करने वाले इस टॉपिक को। सेकंड पॉइंट इसमें आता है हमारा कैजुअल इनकम्स का। कैजुअल इनकम मतलब कि कैजुअली हमने कर ली, मतलब हमारे रेगुलर बेसिस पे नहीं होती है। जैसे कि लॉटरी लग गई आपकी, ठीक है, या फिर आपने क्रॉसवर्ड पजल में जीत लिया, या फिर आपने कोई रेस में पैसा लगाया था उसमें आपने जीत लिया पैसा। ठीक है, तो किसी भी तरीके की गैम्बलिंग या फिर बेटिंग अगर इन्वॉल्व है, ठीक है, तो इन सारी इनकम्स को हम लोग बोलते हैं कैजुअल इनकम। और ये कैजुअल इनकम पे कितना रेट ऑफ टैक्स लगता है, ये मैंने आपको टैक्स रेट वाली वीडियो में बताया था। 30% का टैक्स रेट इस पे फ्लैट यहाँ पर लगता है, मतलब अपार्ट फ्रॉम आपका जो नॉर्मल स्लैब चल रहा है
उस पे तो अलग इनकम चार्ज होगी होगी, उस पे तो अलग टैक्स आप दोगे दोगे, मतलब अपने स्लैब के हिसाब से 10%, 5% और वो जो आपका 20% रहता है उस तरीके का अलग से रहेगा। ये 30% वाला आपका अलग से लगेगा। जैसे उसमें बात करें अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जिस तरीके से अलग रेट ऑफ टैक्स लगता है, उसी तरीके से कैजुअल इनकम्स पे भी अलग से रेट लगता है। लेकिन हम लोग इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर ही उठा करके डालते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट अगर आप देखोगे तो यहां पर बोल रहे हैं एनी सम रिसीव्ड बाय द असेसी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज एज अ कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड और सुपर एनुएशन फंड और एनी फंड सेट अप अंडर एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। तो कोई भी तरीके का अगर कंट्रीब्यूशन, जैसे आपको पता है ना प्रोविडेंट फंड में कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको सैलरीज वाले चैप्टर में, तो प्रोविडेंट फंड वाले में कॉन्सेप्ट ये होता है कि एम्प्लॉय अपनी तरफ से भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयर भी अपनी तरफ से उतना ही सेम अमाउंट कंट्रीब्यूट यहाँ पर करता है। तो यहाँ पर जो भी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर दे रहे हैं ना एनी सम रिसीव्ड बाय द असेसी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने एम्प्लॉयज से जो भी वो कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रहा है, ठीक है, वो उसकी इनकम में यहाँ पर ऐड होगा। ठीक है, उसका अलग चीज से बात आ जाती है कि रिटर्न फाइल करने के पहले अगर उसने कर दिया है उसको, मतलब उसका डिडक्शन क्लेम कर लिया तब तो मिल जाता है, लेकिन उसके बाद फिर उसकी इनकम में वो इंक्लूड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको बस ये ध्यान रखना है कि एम्प्लॉय का जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो उसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। इसके बाद फोर्थ पॉइंट यहां पर बता रहे हैं एनी सम ऑफ मनी रिसीव्ड एज एन एडवांस इन द कोर्स ऑफ निगोसिएशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट एंड सच निगोसिएशन फेल्स एंड द अमाउंट्स ऑफ फॉरफिटेड। आपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में फोरफीचर वाला वो पढ़ा होगा पोर्शन जो शेयर्स का होता है कि कंपनी फोरफिट कर देती है शेयर्स को। उसी तरीके से यहाँ पर फोरफिट करने का मतलब है कि जो आपने एडवांस पैसा दिया वो फोरफिट हो गया, अब आप उसको भूल जाओ एक तरीके से। मालूम मैं हूं मैंने आपके साथ में कोई एक कॉन्ट्रैक्ट किया था किसी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने के लिए, और आपने मुझे क्या किया उसके बदले में एडवांस पेमेंट कर दिया। अब ये निगोसिएशन जो हम लोगों के बीच की थी, जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच का था, ये ब्रेक हो जाता है। तो जो भी पैसा एडवांस आपने मुझे दिया है वो मैं क्या करूंगा, फोरफिट कर दूंगा। फोरफिट करने का मतलब अब आप ये पैसा भूल जाओ, और अगर आप ये पैसा भूल रहे हो तो जो पैसा मैंने आपसे रिसीव किया वो क्या हो गई, मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर में मेरी इनकम में ऐड हो गई और मुझे इस पे टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बोल रहे हैं इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज भी जो होता है वो भी थोड़ा सा वास्ट टॉपिक होता है, इसको भी हम लोग डिटेल में अगले वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद सिक्स पॉइंट यहां पर बता रहा है इनकम फ्रॉम मशीनरी प्लांट और फर्नीचर लेट ऑन हायर इफ द इनकम इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी। ठीक है, अगर आपने मान लो क्या किया, इनकम फ्रॉम मशीनरी प्लांट और फर्नीचर, मेरे पास कोई मशीनरी प्लांट या फर्नीचर पड़ा था, इसको मैंने हायर बेसिस पे लेट आउट कर दिया, मतलब किराए पे मैंने इसको चढ़ा दिया, किसी और इंसान को किराए पे मैंने दे दिया अपने फर्नीचर को, प्लांट या फिर मशीनरी को। तो जो भी मुझे वहां से रेंट रिसीव होगा, जो भी जो हायर चार्जेस रिसीव होंगे, वो सारे हायर चार्जेस मेरी क्या हो जाएंगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर में टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन अगर मेरा बिजनेस ही है किसी चीज को लेट आउट करने का, मतलब मेरा जो बिजनेस है वो लेट आउट करने का ही है, तो फिर ये क्या होगी मेरी, तब फिर ये मेरी बिजनेस इनकम होगी, ना कि मेरे अदर सोर्सेज वाली इनकम होगी। अब बात समझो, अगर मेरा बिजनेस होता है लेट आउट करने का, तो मैं जो भी इनकम रिसीव कर रहा हूं फ्रॉम हायर चार्जेस और रेंट, ये क्या हो जाएगा, ये मेरा पीजीबीपी हेड के अंदर में जाएगा। लेकिन अगर ये मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा किसी और चीज का बिजनेस है, मैंने लेट आउट ऐसे ही कर दिया कैजुअली उसको, तो फिर ये क्या हो गया, ये मेरा अदर सोर्सेज का इनकम हो गई। इसके बाद आता हमारा सेवेंथ पॉइंट। अब सेवेंथ पॉइंट देखिए क्या बोला है, इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑन हायर मशीनरी प्लांट और फर्नीचर एंड ऑल्सो बिल्डिंग। ठीक है, एंड ऑल्सो बिल्डिंग एंड द लेटिंग ऑफ द बिल्डिंग इज इनसेपरेबल फ्रॉम द लेटिंग ऑफ द सेट प्लांट मशीनरी और फर्नीचर इफ इट इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी। अब यहां पर देखिए, यहां पर भी हमने ऊपर वही बात की थी कि हम हायर पे क्या कर रहे थे, प्लांट मशीनरी और फर्नीचर को लेट आउट कर रहे थे। यहां पर भी हमने मशीनरी प्लांट और फर्नीचर को लेट आउट किया, लेकिन साथ में हमने बिल्डिंग को भी लेट आउट कर दिया। और ये बिल्डिंग जो लेट आउट हो रही है, ऐसा नहीं कि हम जैसे मान लीजिए कि बिल्डिंग है, ठीक है, उसी बिल्डिंग में फर्नीचर प्लांट और मशीनरी हमारा सेटअप है, उसको हटा नहीं जा सकता, वहां पे सेपरेट नहीं किया जा सकता। और मैंने जो फर्नीचर प्लांट और मशीनरी था इनको मैंने लेट आउट कर दिया, लेकिन इन्हीं के साथ मेरी बिल्डिंग भी लेट आउट हो गई, क्योंकि मैं उस बिल्डिंग को सेपरेट नहीं कर सकता था। तो जो मशीनरी प्लांट और फर्नीचर का लेट आउट का चार्जेस होंगे, जो रेंट में उसका रिसीव करूंगा, जो मैं बिल्डिंग का रिसीव करूंगा, ये सारा का सारा मेरा कहां पे टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। क्योंकि अगर मान लीजिए कि मैं सेपरेट कर सकता इसको, तो फिर मेरा जो बिल्डिंग वाला चार्ज होगा, जो बिल्डिंग वाला, ये मेरा किस में चला जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी में चला जाएगा। अगर मैं बिल्डिंग को सेपरेट करके लेट आउट कर सकता, तो मैं बिल्डिंग का जो इनकम हो रही, बिल्डिंग से जो भी मुझे रिसीव हो रहा है,
वो मेरा पूरा का पूरा क्या हो जाता है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो जाती। और ये जो हायर मशीनरी और प्लांट वाला है ये सब हम लोगों का उसमें अदर सोर्सेज में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो बिल्डिंग में लेट आउट कर रहा हूँ ये मेरी मजबूरी, क्योंकि मैं सेपरेट नहीं कर सकता प्लांट मशीनरी और फर्नीचर को। तो इसीलिए जो कंप्लीट पूरा का पूरा मुझे कंपोजिट रेंट या कंपोजिट लेट आउट चार्जेस वहां पर मुझे रिसीव हो रहे हैं, वो पूरे के पूरे मेरे क्या हो जाएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर में टैक्सेबल होंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपकी जो भी इनकम आप रिसीव कर रहे हो वो आपका पीजीबीपी हेड के अंदर में टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो ये लेट आउट मैं कर रहा हूँ प्लांट मशीनरी फर्नीचर का, जैसे ऊपर अभी हमने देखा था, ठीक है, मेरा ये बिजनेस नहीं होना चाहिए लेट आउट करने का। अगर मेरा ये बिजनेस ही है लेट आउट करने का बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर का, तो उस पर फिर हाउस प्रॉपर्टी या फिर अदर सोर्सेज की बात नहीं आती। वो पूरा की पूरी जो इनकम है वो हमारी टैक्सेबल होगी अंडर द हेड पीजीबीपी, यानी कि प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, वो मेरा बिजनेस नहीं होना चाहिए लेट आउट करने का। इसके बाद 8 पॉइंट बड़ा सिंपल है। 8 पॉइंट हमसे बोला है इनकम रिसीव्ड अंडर अ की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, जो भी की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, इंक्लूडिंग बोनस ऑन सच पॉलिसी इफ सच इनकम इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस ऑफ प्रोफेशन और सैलरीज। तो पीजीबीपी और सैलरीज में अगर आपकी की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी और उसका बोनस अगर नहीं जा रहा है तो फिर आप उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डाल देंगे। इसके बाद 9th पॉइंट हमारा है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपनसेशन और इनहैंस्ड कंपनसेशन शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। आप किसी भी तरीके का कंपनसेशन आपका ड्यू था और उस कंपनसेशन पे आपका इंटरेस्ट भी लग गया, मतलब किसी इंसान को मान लो आपको कंपनसेशन पे करना था, उसने उसको डिले कर दिया, नहीं पे किया आपको, तो आपने क्या किया, इंटरेस्ट चार्ज किया उस पर, जो भी डिले हो रहा है उस पर आपने इंटरेस्ट चार्ज किया। तो जो भी इंटरेस्ट आप कंपनसेशन पे चार्ज कर रहे हो, ठीक है, या फिर इनहेंस्ड कंपनसेशन, आपने कंपनसेशन चार्ज किया था उसके बाद उसने और डिले कर दिया, आपने उस पर डबल कंपनसेशन मार दिया, तो जो भी कंपनसेशन या फिर इनहेंस्ड कंपनसेशन पे आप इंटरेस्ट रिसीव करोगे वो भी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाकर के टैक्सेबल हो जाएगी। इसके बाद आता हमारा 10th पॉइंट। अब देखिए 10th पॉइंट हमसे क्या बोला है, वेयर अ क्लोजली हेल्ड कंपनी issues shares to a resident person for a consideration exceeding the face value of such shares, the deemed income shall be, ठीक है, the deemed income shall be consideration received less the fair market value of the shares। अब यहां पर क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी है वो किसी रेजिडेंट पर्सन को शेयर्स इशू करके देती है, तो अगर मान लीजिए कि उसकी फेस वैल्यू जो है वो 100 रुपए है, ठीक है, फेस वैल्यू उसकी 100 रुपए है और कंपनी ने उसे 250 रुपीज चार्ज किया है पर शेयर, कंसिडरेशन जो रिसीव करें वो लोग वो 250 रुपीज करें और फेस वैल्यू उसकी दी हुई है यहाँ पर 100 रुपए। तो यहाँ पर जो डीम्ड इनकम होगी हमारी, डीम्ड इनकम कैसे निकलेगी, 250 रुपीज माइनस फेयर मार्केट वैल्यू। सपोज फेयर मार्केट वैल्यू शेयर की थी यहाँ पे 170 रुपीज, ठीक है, ये फेस वैल्यू थी 100 रुपए, 170 रुपीज फेयर मार्केट वैल्यू और 250 रुपीज कंपनी ने उसे चार्ज किया है। तो जो इनकम कंपनी के उसमें अदर सोर्सेज में जाकर के टैक्सेबल होगी वो होगी 250 माइनस 170, यानी कि कंसीडरेशन रिसीव्ड लेस द फेयर मार्केट वैल्यू। तो 250 माइनस 170 यानी कि हो जाएगा 50 60 70 80, तो 80 रुपीज पर शेयर, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको डीप में नहीं जाना है इस पॉइंट में, क्योंकि बहुत रेयर चांस है कि आपको इस तरीके के पॉइंट एग्जाम में देखने को मिले, लेकिन इससे थ्योरी में था तो इसलिए मैंने इसको कवर यहाँ पे कर दिया। अब देखिए इसकी कुछ एक्सेप्शन भी यहाँ पर दी गई है। However, this provision shall not apply where the consideration for the issue of shares is received by a venture capital undertaking from a venture capital company or a venture capital fund or specified fund। Second point में बोले by a company from a class or classes of person as may be notified by the central government। तो बस इसको यहीं पे खत्म कर देंगे। इसके बाद आता हमारा 11th पॉइंट। अब देखिए 11th पॉइंट में यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एनी कंपेंसेशन or other payment due to or received by any person in connection with the termination of his employment or the modification of the terms and conditions relating thereto shall be chargeable to income tax under the head income from other sources। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो कंपेंसेशन एक एम्प्लॉय रिसीव करता है फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑन रिट्रेंचमेंट और ऑन वॉलेंट्री रिटायरमेंट, तो ये हमारा टैक्सेबल कहां पर होता है, ये टैक्सेबल होता है हमारा इनकम फ्रॉम सैलरीज, और वो भी रिटायरमेंट के अंदर में, याद रखेगा। लेकिन अगर टर्मिनेट किया जा रहा है किसी इंप्लॉय को और टर्मिनेशन पे या फिर किसी और रीजन की वजह से अगर वो उसको कोई भी कंपेंसेशन रिसीव हो रहा है तो वो कंपेंसेशन उसका टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर टर्मिनेशन पे हो रहा है तो अदर सोर्सेज, और अगर वॉलेंटरी रिटायरमेंट और रिट्रेंचमेंट हो रहा है तो फिर सैलरीज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा 12th पॉइंट। अब देखिए 12th पॉइंट में यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर बोल रहे एनी पर्सन रिसीव्स इन एनी प्रीवियस ईयर फ्रॉम एनी पर्सन और पर्संस
कोई भी पर्सन, ठीक है, किसी एक दूसरे पर्सन से अगर कुछ भी रिसीव करता है, कुछ भी का मतलब पैसा भी हो सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकता है, फिर मूवेबल प्रॉपर्टी भी यहाँ पर हो सकता है। तो जो भी चीज वो रिसीव कर रहा है वहां पर वो क्या, जो भी जिस जो उसने रिसीव किया है, क्या उसकी वैल्यू हमारे इनकम टैक्स में अदर सोर्सेज में इंक्लूड होगी, और अगर होगी तो कितनी होगी। तो ये हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। तो यहाँ पर हमको ये बताया गया है कि अगर आप असेट रिसीव कर रहे हो, ठीक है, असेट के अंदर में आपका देखिए एक पहला पॉइंट होगा सम ऑफ मनी का, एक पॉइंट हमारा होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, और इसके बाद एक पॉइंट हमारा आता है मूवेबल प्रॉपर्टी का। तो तीन पॉइंट हम लोगों को इसमें पढ़ने हैं, सम ऑफ मनी, मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो उसके बाद हमको ये देखना है कि कितना अमाउंट हमारे इनकम में ऐड होगा, मतलब कितना अमाउंट हमारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर में इंक्लूड किया जाएगा। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखोगे, एनी सम ऑफ मनी विदाउट कंसिडरेशन द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ विच एक्सीड्स ₹50,000। मान लो मैंने आपको कोई पैसा ट्रांसफर कर दिया, सम ऑफ मनी मैंने आपको कोई ट्रांसफर किया, अब वो सम ऑफ मनी के लिए मैंने आपसे कोई कंसिडरेशन लिया ही नहीं, क्योंकि कंसिडरेशन का मतलब आप ये मत समझो कि मैंने पैसा दिया तो मैं आपसे पैसा ही लूंगा उसके बदले। हो सकता है मैंने आपको पैसा दिया हो और आपसे मैंने कोई काम करवा लिया हो, तो अगर मैंने कोई काम करा लिया तो ये फॉर कंसिडरेशन है। लेकिन अगर मैंने आपको सिर्फ ऐसी फ्री का पैसा दे दिया तो ये विदाउट एनी कंसिडरेशन था। अब अगर आपका ये जो मैंने पैसा दिया है अगर ये 50,000 को एक्सीड करता है, तो आपका ये जो जो भी पैसा मैंने आपको दिया, मान लो अगर मैंने आपको 60,000 रुपीज दे दिए, तो ये जो पूरे के पूरे 60,000 रुपीज है ये आपके इनकम टैक्स के लिए, इनकम टैक्स पर्पस के लिए आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाकर के इंक्लूड कर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि 60,000 माइनस 50,000 एग्जेम्पशन लिमिट दी हुई है, उसके बाद हम 10,000 को टैक्सेबल कर रहे हैं। पूरा का पूरा अमाउंट अगर वो 50,000 को एक्सीड करे तो पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाकर के टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर वो 50,000 से कम होता है, जैसे 45,000 हुआ, 50,000, ये 49,000 हुआ, कुछ भी हुआ, मतलब 50,000 से अगर कम होता तो फिर वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है। 50,000 को जहां वो एक्सीड करेगा तो वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट अगर आप देखेंगे तो यहां पर बोल रहे हैं एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर मैंने आपको कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है तो उसमें दो केसेस बनेंगे, फॉर कंसिडरेशन एंड विदाउट एनी कंसिडरेशन। पहला पॉइंट यहाँ पर है हमारा विदाउट एनी कंसिडरेशन, मतलब मैंने मान लीजिए कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में मान लीजिए मैंने आपको बिल्डिंग ट्रांसफर कर दी, ठीक है, और वो बिल्डिंग मैंने आपको ट्रांसफर कर दी विदाउट एनी कंसिडरेशन। उसकी जो बिल्डिंग की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी वो एक्सीड करी 50,000 को। स्टैम्प ड्यूटी का मतलब आप समझ रहे हो, जिसपे आपको ड्यूटी पे करनी पड़ती है, मतलब जो अथॉरिटीज होती हैं वो आपकी बिल्डिंग की वैल्यू को असेस करेंगी, वो बताएंगे कि कितनी वैल्यू इसकी है, और उसी वैल्यू पे वो स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस तरीके का टैक्स जो होता है वो आप पे लगाएंगी। तो मान लीजिए कि मैंने जो बिल्डिंग आपको ट्रांसफर करी, जो बिल्डिंग मैंने आपको ट्रांसफर करी, उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सपोज थी यहाँ पर 10 लाख रुपीज। अब ये नॉर्मल सी चीज है कि कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी तो उसकी वैल्यू 50,000 को एक्सीड करेगी करेगी। तो बिल्डिंग अगर कोई मैंने आपको ट्रांसफर करी है जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 10 लाख रुपए थी, यानी कि 50,000 को एक्सीड कर गई, और ये जो 50,000 को एक्सीड करी है ये मैंने आपको विदाउट एनी कंसिडरेशन दे दी है, तो उस केस में कौन सा अमाउंट मेरे इंक्लूड होगा उसमें, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो यहां पर बोले ना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी, मतलब ये पूरा का पूरा 10 लाख रुपए जो है ये आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाकर के टैक्सेबल हो जाएगा। अब बात समझना, मैंने आपको बिल्डिंग ट्रांसफर करी, उस बिल्डिंग की जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी वो थी 10 लाख, यानी कि 50,000 को एक्सीड कर रही थी। तो उस केस में जो उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो पूरी की पूरी आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाकर के टैक्सेबल हो जाएगी। अगर 50,000 से कम होता है तो आपका कुछ भी वहां पर टैक्सेबल नहीं होगा। 50,000 को एक्सीड कर ही जाता है, क्योंकि तो नॉर्मल सी चीज है कि अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ले रहे हो तो 50,000 से ज्यादा ही होगी उसकी वैल्यू। सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ पर आता है फॉर अ कंसिडरेशन, इस बार मैंने आपको ट्रांसफर तो किया बिल्डिंग, लेकिन मैंने आपसे कंसिडरेशन कुछ ना कुछ रिसीव किया। तो अब देखिए कंसिडरेशन के केस में यहाँ पर थोड़ा सा अलग अलग केसेस बनते, कंडीशन बनती, समझाता हूँ मैं क्या। यहाँ पर अमाउंट कौन सा इंक्लूड होगा उसमें बोल रहे हैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी एज एक्सीड्स सच कंसिडरेशन इफ द अमाउंट ऑफ सच एक्सेस इज मोर देन द हायर ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स। यहाँ पर दो अमाउंट्स हमको बताए गए, क्या है समझते हैं। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मान लीजिए कि थी हमारी वही 10 लाख रुपीज, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 10 लाख रुपीज थी, और कंसिडरेशन जो यहाँ पर मैंने आपसे रिसीव किया, क्योंकि कंसिडरेशन भी इस बार मैं आपसे चार्ज कर रहा हूं, तो कंसिडरेशन मान लो मैंने आपसे रिसीव किया है 7 लाख रुपीज, ठीक है। 10 लाख की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी बिल्डिंग की, वो मैंने आपको ट्रांसफर करी, और मैंने आपसे क्या ले लिया, मैंने आपसे 7 लाख रुपए लिए। तो यहां पर बोल रहे हैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी एज एक्सीड्स, ठीक है, एज एक्सीड्स सच कंसिडरेशन, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना डिफरेंस, तो डिफरेंस यहां पर है 3 लाख रुपए, ठीक है।
द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी एज एक्सीड सच कंसिडरेशन, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इफ द अमाउंट्स ऑफ सच एक्सेस, यानी कि ये जो डिफरेंस हमारा है, ये जो डिफरेंस हमारा है, इफ द अमाउंट ऑफ सच एक्सेस इज मोर देन द हायर ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स, इन दोनों में से जो भी हायर होगा, या तो देखिए 50,000 या फिर 10% और 20% ऑफ द कंसिडरेशन। अब ध्यान रखिएगा 10% वाले में तो कोई कंडीशन नहीं है, 20% वाले में यहां पर अगर आप देखोगे तो स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब कोई एक कंडीशन यहां पर है, तो वो कंडीशन मैं आपको अभी आगे वीडियो में बता दूंगा। यहां पर बस आप ये समझो कि 10% और 20% वाला केस हमारा बनता है, तो या तो 50,000 रुपए या तो 10% ऑफ द कंसिडरेशन। तो इसको निकाल लेते हैं। देखिए ये अमाउंट तो एग्जैक्टली ऐसे ही आ जाएगा, 50,000 रुपीज हमारा। 10% ऑफ द कंसिडरेशन वाला केस लेते हैं तो 10% कंसिडरेशन का कितना होगा, 7 लाख का 10%, 7 लाख का 10% होता है 70,000। ठीक है, तो इन दोनों में से हायर कौन सा है, इन दोनों में से हायर है हमारा 70,000। तो ये 70,000 को अगर ये हमारा डिफरेंस जो है वो एक्सीड कर रहा है तो, ठीक है, द डिफरेंस, ये देखिए यहाँ पे पढ़िएगा, द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी एज एक्सीड सच कंसिडरेशन। ठीक है, इफ द अमाउंट ऑफ सच एक्सेस इज मोर देन, इफ द अमाउंट ऑफ सच एक्सेस मतलब कि जो डिफरेंस है इज मोर देन द हायर ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स, तो ये जो डिफरेंस आपका है ना, ये डिफरेंस आपका इंक्लूड होगा 3 लाख का आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, लेकिन तभी जब आपका इन दोनों में से जो हायर अमाउंट था उसको एक्सीड कर जाए आपका डिफरेंस। एक बार फिर से बताता हूं, देखिए यहां पर क्या किया हम लोगों ने, यहां पर आपसे बोला था द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी एज एक्सीड सच कंसिडरेशन, यानी कि 10 लाख की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और 7 लाख रुपए की कंसिडरेशन, इनके बीच का डिफरेंस हमने निकाला, वो डिफरेंस हुआ 3 लाख रुपए। इसके बाद ये बोले इफ द अमाउंट ऑफ सच एक्सेस, ठीक है, इफ द अमाउंट ऑफ सच एक्सेस इज मोर देन, अगर ये एक्सेस ज्यादा होता है तभी, अगर इससे नहीं होता है तो फिर, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर डिफरेंस अगर एक तरीके से ले लेते हैं, थोड़ी देख ले कंसिडरेशन को चेंज करके देख लेते हैं, चलिए ठीक है, कंसिडरेशन मान लीजिए यहाँ पर होता है 9.7 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये कितना निकलेगा, तब ये आपका निकलेगा 30,000 रुपए, जो डिफरेंस आपका है वो क्या होगा, 30,000 रुपए का। 10 लाख की है और 9,70,000 रुपए हमारी कंसिडरेशन, तो 30,000 रुपए का डिफरेंस यहाँ पर निकलेगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये बोल रहे हैं कि अगर ये जो डिफरेंस आपका है ये एक्सीड कर जाता है, मतलब एक्सेस में है किसके, इन दोनों में हायर में से जो भी होगा, इन एक्सेस ऑफ मोर देन द हायर ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स, 50,000 और 10% ऑफ द कंसिडरेशन, तो यहाँ पर 50,000 वाला अमाउंट तो ऐसे ही आ जाएगा, एब्सोल्यूट अमाउंट है, 10% ऑफ द कंसिडरेशन यानी कि 9,70,000 का 10%, तो ये आ जाएगा 97,000। अब देखिए इन दोनों में से हायर जो है, ठीक है, हायर कौन सा इनमें से, 97,000। तो ये जो 97,000 हमारा हायर आया है, क्या हमारा जो डिफरेंस है इसको एक्सीड कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इस केस में हम लोग इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, 30,000 जो है इसको इंक्लूड हम लोग नहीं करेंगे, तब ये 9,70,000 है ये हमारा अलग से चार्ज हो जाएगा। मतलब ये 30,000 रुपए आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल नहीं हुआ, कहने का मतलब ये है। लेकिन यहीं पर अगर ये वाला केस होता हमारा 3 लाख वाला, तो ये 3 लाख देखिए इसको एक्सीड कर रहा था, 10% को भी और 50,000 को भी, तो उस केस में पूरा का पूरा 3 लाख जो है वो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाकर के टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा और लास्ट पॉइंट आता है एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल प्रॉपर्टी में भी वही चीज है, विदाउट कंसिडरेशन एंड फॉर अ कंसिडरेशन। तो विदाउट कंसिडरेशन में द एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ विच एक्सीड्स ₹50,000। तो अगर फेयर मार्केट वैल्यू जो उसकी थी, मार्केट में जो भी उसकी वैल्यू चली थी, वो अगर 50,000 को एक्सीड करती है और मैं विदाउट एनी कंसिडरेशन आपको वो ट्रांसफर कर देता हूँ, तो उस केस में जो अमाउंट आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंक्लूड होगा वो होगा द होल ऑफ द एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी। जितनी भी फेयर मार्केट वैल्यू थी उस प्रॉपर्टी की, वो पूरी की पूरी जाकर के आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगी, अगर उस मूवेबल प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो फेयर मार्केट वैल्यू वो 50,000 को एक्सीड कर रही थी। दूसरा पॉइंट हमारा होगा फॉर अ कंसिडरेशन विच इज लेस देन द एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी बाय द अमाउंट एक्सीडिंग ₹50,000। इस बार मैंने आपसे कंसिडरेशन तो लिया, लेकिन मैंने जो कंसिडरेशन लिया वो कम था। मान लो जो मूवेबल प्रॉपर्टी मैंने आपको ट्रांसफर करी उसकी वैल्यू यहाँ पर फेयर मार्केट वैल्यू, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी मार्केट में 1 लाख रुपए। ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए थी, और मैंने जो कंसिडरेशन आपसे चार्ज किया, जो मैंने कंसिडरेशन आपसे चार्ज किया वो मैंने चार्ज किया 30,000 रुपीज। ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए और कंसिडरेशन जो मैंने आपसे चार्ज किया वो 30,000 रुपीज था। तो यहाँ पर बोले फॉर अ कंसिडरेशन विच इज लेस देन द एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी बाय एन अमाउंट एक्सीडिंग ₹50,000। तो कितने से एक्सीड कर रहा है हमारा फेयर मार्केट वैल्यू, 70,000 से। ठीक है,
तो अगर ये 50,000 को एक्सीड करता है तब तो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बात होगी, अगर एक्सीड नहीं करता है तो फिर नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, द एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी एज एक्सीड सच कंसिडरेशन। तो 70,000 हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाकर के टैक्सेबल हो जाएगा। अब बात समझे, मूवेबल प्रॉपर्टी में विदाउट एनी कंसिडरेशन अगर मैं आपको कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूं और उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 को एक्सीड कर रही है, तो जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है वो पूरी की पूरी आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन अगर 50,000 से कम है तो कोई मतलब नहीं, वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट। अगर मैंने कंसिडरेशन आपसे चार्ज करी है लेकिन कंसिडरेशन लेस है फेयर मार्केट वैल्यू से, तो जो कंसिडरेशन और फेयर मार्केट वैल्यू के बीच का डिफरेंस है, अगर ये 50,000 को एक्सीड कर रहा है तो फिर तो हम लोग उसको इंक्लूड करेंगे, अगर नहीं कर रहा है तो फिर वो एग्जेम्प्ट। और अगर कर रहा है, मान लीजिए एक्सीड करता है, तो उसमें कौन सा अमाउंट जाएगा, जो भी डिफरेंस अमाउंट है फेयर मार्केट वैल्यू और कंसिडरेशन का जो भी अमाउंट है वो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाकर के टैक्सेबल होगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा, तो इसीलिए लास्ट वीडियो मैंने इसको जो इसका रखा है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का ही रखा है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि 20% वाली कंडीशन रहती है, ठीक है, 10% और 20%, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बहुत छोटा सा पॉइंट है इसमें। 10% और 20% में 10% आप नॉर्मली लगाओगे, लेकिन 20% ऑफ कंसिडरेशन भी आप लोगे अगर आपकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो रेजिडेंशियल यूनिट है, ठीक है, रेजिडेंशियल हाउस है, विच इज हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड बाय द सेलर एंड, ठीक है, बाय द सेलर। अब देखिए मान लीजिए मैं सेलर हूं, ठीक है, मैंने स्टॉक इन ट्रेड की तरह, मतलब मैंने, मेरा काम है घर बना करके बेचना, एक तरीके का बिल्डर हूं मैं। तो मैंने रेजिडेंशियल यूनिट बनाया और उसको स्टॉक में रखा हुआ था बेचने के लिए, ठीक है, और ये मेरी क्या थी, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद द ट्रांसफर इज ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 12th नवंबर 2020 एंड 30th जून 2021। तो इसके बीच में होना चाहिए बाय वे ऑफ फर्स्ट अलॉटमेंट टू द बायर। फर्स्ट अलॉटमेंट का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने अगर आपको ट्रांसफर किया, ये जो रेजिडेंशियल यूनिट मैंने एज अ स्टॉक इन ट्रेड रखा हुआ था, इसको मैंने आपको ट्रांसफर किया और ये आपके लिए कैपिटल एसेट की तरह ट्रीट हो रही हो, ठीक है, और इसमें जो कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर है वो लेस देन और इक्वल टू 2 करोड़ होनी चाहिए, ठीक है, इसके एक्सीड कर जाती है तो बात अलग है, लेकिन लेस देन 2 करोड़ अगर है तो फिर 20% कंसिडरेशन लगेगी। तो अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट जो है वो हमारे सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है, कौन कौन सी, रेजिडेंशियल यूनिट की तरह रखी होनी चाहिए और स्टॉक इन ट्रेड की तरह होनी चाहिए बाय द सेलर, और दूसरा है हमारा पीरियड ऑफ ट्रांसफर, और कंसिडरेशन जो है वो 2 करोड़ या उससे कम होनी चाहिए। तीनों पॉइंट अगर सेटिस्फाई होते हैं तो 20% ऑफ द कंसिडरेशन, अगर तीनों में से कोई एक नहीं होता तो फिर 10% ऑफ द कंसिडरेशन। इसके बाद यहाँ पर बात आती है प्रॉपर्टी की, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर पूरी की पूरी प्रॉपर्टी की बात करी, ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी में कुछ ज्यादा आपको नहीं देखना है, कैपिटल एसेट ऑफ द असेसी नेमली इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग, ये हो गया। उसके बाद शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ज्वेलरी हो गई, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस हो गए, ड्राइंग्स हो गई, पेंटिंग हो गई, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, बुलियंस एटसेट्रा। तो ये सारे हमारे प्रॉपर्टी के अंदर में आते हैं। इसके बाद देखिए ये जो पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पर कवर किए हैं ये सारे के सारे, ठीक है, चाहे सम ऑफ मनी हो गया या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, यहाँ पर ये हमारा जो कंडीशन थी वो क्या थी, एनी पर्सन रिसीव्स इन एनी प्रीवियस ईयर फ्रॉम एनी पर्सन और पर्सन। तो किसी भी पर्सन या पर्सन से अगर आप रिसीव करो तो उसमें आपकी कौन सा अमाउंट इंक्लूड होगा। लेकिन इस पूरे के पूरे पॉइंट के एक एक्सेप्शन है, देखिए यहां पर आपको दिया गया, बट द अबव प्रोविजन शेल नॉट अप्लाई टू एनी सम ऑफ मनी और एनी प्रॉपर्टी रिसीव्ड। अगर आप किसी एक ऐसे इंसान से रिसीव करते हो या फिर किसी एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से रिसीव करते हो जो यहाँ पर लिस्टेड है, तो उस केस में आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर वो टैक्सेबल नहीं होगी, वो हट जाएगी यहाँ से। पहला पॉइंट यहाँ पर देना फ्रॉम अ रिलेटिव, अगर आपने किसी रिलेटिव से लिया है, मतलब किसी रिलेटिव ने अगर आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो रिलेटिव का मतलब क्या होता है, अभी मैंने यहाँ पर भी इसको भी मेंशन किया हुआ आगे, तो इसको भी वहां पर देखेंगे कि कौन कौन रिलेटिव के अंदर में कवर होता है। नॉर्मली अगर बताया जाए तो रिलेटिव के अंदर सब आ जाते हैं, चाचा ताऊ मामा आंटी मौसी सब आ जाते हैं, जितने भी होते हैं। फैमिली के अंदर में ये होता है कि जो मेरे डायरेक्ट होते हैं, जैसे पेरेंट्स हो गए, ठीक है, मेरे ब्रदर और सिस्टर हो गए, स्पाउस हो गया, तो ये सारे फैमिली के अंदर में आते हैं। रिलेटिव की अगर बात करें तो उसमें सब आ जाते हैं, चाचा ताऊ मामा अंकल आंटी मौसी सब, ठीक। तो फ्रॉम अ रिलेटिव, अगर आपने किसी रिलेटिव से रिसीव किया है तो फिर आपका वहां पे टैक्सेबिलिटी की बात नहीं आएगी। अगर आपने जो रिसीव किया है वो अंडर अ विल किया है या फिर बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस किया है तो फिर वहां पर टैक्सेबिलिटी की बात नहीं होगी। ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ द इंडिविजुअल, अगर मैरिज पे आप रिसीव कर रहे हो कोई गिफ्ट, आप देखते हो ना मैरिज जो होती है, शादी होती थी तो उसमें इतने सारे गिफ्ट मिलते हैं, तो अब सीधी सी बात है कि कुछ गिफ्ट हो सकता है उसमें से 50,000 की वैल्यू को एक्सीड कर रहे हो, कई लोग कैश पेमेंट भी कर देते हैं बड़ी बड़ी शादियों में, तो वहां पर जो भी आप रिसीव कर रहे हो वो आपका टैक्सेबल नहीं होगा। इसके बाद डी पॉइंट में इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द बायर और डोनर,
तो अगर किसी तरीके की डेथ या फिर उसके पेयर या डोनर की डेथ पे अगर आपको कोई पैसा मिला हुआ है, या फिर अगर आपने किसी पेमेंट रिसीव किया किसी लोकल अथॉरिटी से, ठीक है, फ्रॉम एनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, फ्रॉम एनी फंड और फाउंडेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। इसके बाद आता है एच पॉइंट, इसमें बोले वेयर द ट्रांसफर इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर अंडर सेक्शन 47। तो इतना ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। सिंपली अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा तो वो आपसे सीधे सीधे रिलेटिव की बात करेंगे या फिर इनहेरिटेंस या फिर मैरिज की। तो ये 3 से 4 पॉइंट होते हैं, ये बड़े कॉमन पॉइंट है, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन में देखने को मिल सकते हैं। रिलेटिव, इनहेरिटेंस और मैरिज, ये सब वाले पॉइंट होते हैं। नॉर्मली रिलेटिव पे ही आता है कि उन्होंने अपने जो मामा थे, अपने चाचा थे, उनसे उन्होंने इतना पैसा रिसीव किया, उन्होंने ऐसी कोई प्रॉपर्टी रिसीव करी। तो अब वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो, 50,000 को एक्सीड कर रहा है तो हम लोगों को इंक्लूड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो नहीं इंक्लूड करना है, वो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रॉम अ रिलेटिव, इनहेरिटेंस, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ जो कोविड था उसके बाद में कुछ और पॉइंट्स को ऐड किया गया है, लेकिन उसको पहले पढ़ें, उसके पहले रिलेटिव का मतलब समझ लेते हैं। रिलेटिव का मतलब मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दिया था। स्पाउस हो गया, ठीक है, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल हो गया। जैसे अगर मैं हूं तो मेरा जो स्पाउस हो गया वो, उसके बाद मेरे भाई बहन जो हो गए वो, उसके बाद ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब मेरे जो स्पाउस है उसके भाई और बहन वो भी। उसके बाद ब्रदर और सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब मेरे जो पेरेंट्स हैं उनके भाई और बहन, मतलब मेरे चाचा और बुआ और मौसी, ये सब जो हो गए। any any lineal ascendant or descendant of the individual, any lineal ascendant or descendant of the spouse of the individual, spouse of any other person referred in first and sixth। ठीक है, फर्स्ट एंड सिक्स्थ, ये वाले पॉइंट आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो भी रिलेटिव के अंदर सब आ जाते हैं, जो भी कहीं ना कहीं आपके मतलब रिलेशन में है, वो सब आपके रिलेटिव के अंदर में कवर होते हैं। फैमिली के अंदर में ये होता है कि डायरेक्ट वाले रिलेशन आ जाते हैं। और इन केस ऑफ हिंदू अनडिवाइड फैमिली की अगर बात करें तो उसमें कोई भी मेंबर जो होते हैं, एनी मेंबर देयर ऑफ। तो ये सारे हमारे हो गए रिलेटिव के। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपसे ये कहा था कि ये वाले जो पॉइंट हमारे ए से लेकर के जे तक, इसके बाद कुछ पॉइंट को इंक्लूड किया गया आफ्टर कोविड पेंडेमिक। तो कोविड पेंडेमिक के बाद भी कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है, देख लेते हैं उन पॉइंट्स को भी। यहाँ पर हमको के पॉइंट दिया गया है, अभी तक हम लोगों ने जे तक कर दिया था, देखिए, ठीक है, आई जे जे तक कर लिया था। के और एल हमारे पॉइंट यहाँ पर दिए गए। यहाँ पर बोले बाय एन इंडिविजुअल, ठीक है, बाय एन इंडिविजुअल, अगर आप यहाँ पर हम लोग पॉइंट्स कौन सा पढ़ रहे हैं, अगर आप किसी से पेमेंट रिसीव करते हो तो वो पेमेंट या फिर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर वो मूवेबल प्रॉपर्टी आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी या फिर नहीं होगी। तो ये हमारे सारे एक्सेप्शन है। अगर आप यहाँ पर रिसीव कर रहे हो फ्रॉम अ रिलेटिव या फिर फ्रॉम इनहेरिटेंस या फिर इन द केस ऑफ ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, तो वो टैक्सेबल नहीं होगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसी तरीके से बाय एन इंडिविजुअल, अगर एक इंडिविजुअल रिसीव करता है कोई भी पेमेंट फ्रॉम एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर एक्चुअली इनकर्ड बाय हिम ऑन हिज मेडिकल ट्रीटमेंट और द ट्रीटमेंट ऑफ एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली, ठीक है, कोई भी एक इंडिविजुअल अगर कोई भी तरीके का पेमेंट रिसीव करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर, या तो वो एक्सपेंडिचर अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या फिर अपने किसी फैमिली मेंबर के लिए, रिलेटिव के लिए नहीं, फैमिली मेंबर के लिए अगर वो रिसीव कर रहा है फॉर एनी इलनेस, रिलेटेड टू कोविड-19 सब्जेक्ट टू द कंडीशंस नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कोविड जैसी इलनेस के लिए अगर कोई भी एक्सपेंडिचर हुआ है मेडिकल ट्रीटमेंट पे, और अगर उस मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो भी खर्चा हुआ है उसके लिए कोई भी पेमेंट अगर वो इंडिविजुअल रिसीव कर रहा है अपने मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर अपने फैमिली मेंबर के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो वो पैसा उसका टैक्सेबल नहीं होगा। दूसरा पॉइंट एल वाला, बाय अ मेंबर ऑफ हिज बाय द मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन, ठीक है, बाय अ मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ अ डिजीज्ड पर्सन, कोई मर गया था उसके फैमिली मेंबर ने रिसीव किया, कहां से, फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑफ द डिसीज्ड पर्सन विदाउट एनी लिमिट। मान लीजिए कि कोई एक एम्प्लॉय काम कर रहा था, उसकी डेथ हो जाती है, किसकी वजह से, कोविड की वजह से। यहाँ पर जो भी हम लोग पॉइंट पढ़ रहे हैं वो कोविड के हैं। वेयर द कॉज ऑफ द डेथ ऑफ सच पर्सन इज इलनेस रिलेटेड टू कोविड-19। ये दो पॉइंट है, ये कोविड-19 से रिलेटेड है। तो कोविड-19 की वजह से उस एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है। अब उस एम्प्लॉय की डेथ हो गई, उसके बदले में उसके एम्प्लॉयर ने उसकी फैमिली में को, क्या उसके किसी भी फैमिली मेंबर को कोई भी पेमेंट दिया है, तो वो पूरा का पूरा जो पेमेंट वो पर्सन रिसीव कर रहा है, वो फैमिली मेंबर रिसीव कर रहा है, वो टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है, वो टैक्सेबल नहीं होगा और उसकी कोई लिमिट भी नहीं है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर बोले फ्रॉम एनी अदर पर्सन और पर्सन टू द एक्सटेंट दैट सच सम और एग्रीगेट ऑफ सच सम इज लेस देन और इक्वल टू 10 लाख। लेकिन अगर एम्प्लॉयर के अलावा किसी और पर्सन से रिसीव करते हैं वो फैमिली मेंबर, तो 10 लाख या 10 लाख से कम अगर है तो फिर तो एग्जेम्प्ट, लेकिन उसको अगर एक्सीड कर जाता है तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो 10 लाख या 10 लाख से कम अगर रिसीव करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अदर पर्सन से, एम्प्लॉयर के केस में कोई भी यहाँ पर लिमिट नहीं है। इसके बाद कुछ कंडीशन और दी गई है, इसको भी देख लेते हैं। और ये जो पेमेंट है रिसीव कब तक कर लेना है इनको, ठीक है, एंड द पेमेंट इज कब तक रिसीव कर लेना है,
रिसीव्ड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ द सच पर्सन, मतलब जब भी उसकी डेथ हुई उस पर्सन की, उससे लेकर के उसकी डेथ से लेकर के 12 महीने के अंदर अंदर उनको रिसीव कर लेना है। और सेकंड पॉइंट हमारा सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये एक पावर वाला सेक्शन वो हमेशा ओपन रखते हैं। और इसमें यहाँ पर आपको के और एल में फैमिली का रिलेशन बता दिया क्या क्या है, स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल और एनी ऑफ देम होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल। मतलब अगर मैं इंडिविजुअल हूँ तो मेरा स्पाउस हो गया, ठीक है, मेरे चिल्ड्रन हो गए, मेरे ब्रदर और सिस्टर हो गए और मेरे पेरेंट्स हो गए। अगर वो ब्रदर सिस्टर और पेरेंट्स जो है अगर वो पूरे के पूरे मुझ पर डिपेंड है, ठीक है, ठीक है, तो अगर वो डिपेंडेंट है तभी वो उसमें आएंगे, नहीं तो वो भी फैमिली की कंडीशन से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर चिल्ड्रन और स्पाउस की बात करें तो वो तो आते ही आते हैं। तो ये आप समझ गए कि कौन कौन से पॉइंट हमारे कवर नहीं होंगे, मतलब इन केसेस में जो हम लोगों ने बात करी, ये ए से लेकर के एल तक में। यहाँ पर अगर आप कोई भी सम रिसीव करते हो या फिर कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर रिसीव कर रहे हो तो उस केस में आपका वो अमाउंट यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद लास्ट में बात कर लेते हैं हम लोग अदर इनकम्स की। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 की। अब अदर इनकम्स की बात कर लेते हैं। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है। यहाँ पर ऑल टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, जितने भी टाइप के आप इंटरेस्ट रिसीव करो, सेविंग्स बैंक अकाउंट पे आपने रिसीव किया या फिर आपने किसी और तरीके का किसी को पैसा दिया हो तो उससे आपने इंटरेस्ट रिसीव किया, तो डिबेंचर का इंटरेस्ट आपका आ गया। तो कोई भी तरीके का इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज हो गया, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय डिलेड रिफंड ऑफ इनकम टैक्स एटसेट्रा, ठीक है। तो ये जितना भी है, जितने भी तरीके के आप इंटरेस्ट रिसीव करो ये आपके टैक्सेबल होंगे अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और इसके बाद आता है इनकम ऑफ अ टेनेंट फ्रॉम सब लेटिंग ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ द हाउस। मान लीजिए कि मैंने पूरा घर जो था वो किराए पे लिया और मैं खुद ही किराएदार हूँ, मैं टेनेंट हूँ यहाँ पे, और मैंने क्या किया, वो 4 रूम थे, 4 रूम में से एक रूम को मैंने किसी और अपने दोस्त को दे दिया, लेट आउट कर दिया। तो इसको बोलते हैं सब लेटिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं सब लेटिंग। मतलब जो टेनेंट है वो यहाँ पर लेट आउट कर रहा है। तो मैं पे कर रहा था यहाँ पर 4 रूम के लिए 10,000 रुपए, मैंने उससे 3,000 रुपए पे एक रूम और चढ़ा दिया। तो वो जो 3,000 रुपए ले रहा हूँ ना मैं, वो सब लेटिंग का रेंट है और वो मेरे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाकर के टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय अ टीचर और लॉयर फॉर डूइंग एग्जामिनेशन वर्क। तो जैसे आप जानते हो टीचर्स जो होते हैं वो एग्जामिनेशन में काम करते हैं, कॉपीज चेक करते हैं, उसके बाद ड्यूटी करते हैं, इन्विजिलेशन का काम करते हैं। तो ये सारा पैसा उनके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाकर के टैक्सेबल होता है। अगर आपने कोई रॉयल्टी से इनकम रिसीव करी है दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। डायरेक्टर की फीस हो गई, रेंट ऑफ द लैंड नॉट अपॉर्टुनेंट टू द एनी बिल्डिंग। अब देखें, ये मैंने आपको हाउस प्रॉपर्टी वाले केस में बताया था कि ये मान लीजिए अगर पूरा एक लैंड है और इस लैंड पे आपका ये घर ऐसे बना हुआ है तहसे में, यहाँ पर आपका कोर्टयार्ड है, यहाँ पर आपकी पार्किंग है, यहाँ पर आपने कुछ पार्क वो दे रखा है, नर्सरी टाइप का दे रखा है। तो ये हमारा पूरा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं लैंड अपॉर्टुनेंट देयर टू, मतलब इस हाउस से अटैच ये हमारा लैंड होता है और इसके होने वाली पूरी की पूरी इनकम टैक्सेबल होती है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन अगर ये लैंड हमारा अपॉर्टुनेंट नहीं है, मतलब घर मान लीजिए हमारा यहाँ है और लैंड हमारा एक एक्स्ट्रा यहाँ पर है, तो अगर ये दूरी पर है, ये अपॉर्टुनेंट नहीं है, उससे जुड़ा हुआ नहीं है, तो फिर इससे होने वाली जो भी इनकम है वो हमारी टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर में। इसके बाद आता है सैलरी ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल। उसके बाद इंश्योरेंस कमीशन नॉट चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम, ये अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन हो गया। एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम अ लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, अगर इनसाइड इंडिया है तो फिर वो एग्रीकल्चरल लैंड हो जाता है, उसकी आपकी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है। लेकिन अगर आउटसाइड इंडिया आपने कोई भी आपका एग्रीकल्चरल लैंड है उससे रिसीव करो आप इनकम, तो वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। उसके बाद इनकम फ्रॉम मार्केट्स, फेरीज एंड फिशरीज, इनकम फ्रॉम लीज होल्ड प्रॉपर्टी, रेम्यूनरेशन रिसीव फॉर राइटिंग आर्टिकल्स इन जर्नल्स, ठीक है, ये सारे आपके बेसिक पॉइंट्स होते हैं। इसके बाद देखिए 13th पॉइंट में इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज, कैश क्रेडिट, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन्ड मनी, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, अमाउंट बोरोड और रिपेड ऑन हुंडी। तो ये सारे आपके आते हैं डीम्ड एंड क्लबिंग ऑफ इनकम के अंदर में। तो ये मैं एक अलग से इसके लिए वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैश क्रेडिट क्या होता है, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, अनएक्सप्लेन्ड मनी क्या होता है, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है। मतलब ये वो वाली इनकम है जिनको आप दिखा देते हो या फिर आपके पास एक्सप्लेनेशन नहीं होता उसका। तो इनकम टैक्स क्या करता है, इसको इनकम टैक्स लो आपके इनकम में वापस से ऐड कर देता है, क्लब कर देता है। तो इसीलिए इनको इन इनकम्स को हम लोग बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम, अलग से एक चैप्टर होता है पूरा ये। तो इनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पर बस आप नाम देख लो कि क्या क्या है, कैश क्रेडिट, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, मनी, एक्सपेंडिचर और ये हुंडी पे जो बोरो किया जा रहा है। इसके बाद 14th पॉइंट यहाँ पर है इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय ऑन हिज ओन कंट्रीब्यूशन टू एन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो अगर मैं एक एम्प्लॉय हूँ और मैंने अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कोई भी कंट्रीब्यूशन दिया है, तो जो भी कंट्रीब्यूशन मेरा है उस पर जो भी इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है मेरे कंट्रीब्यूशन पे, क्योंकि एम्प्लॉयर भी अपनी तरफ से कर रहा है,
तो मैंने जो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया उस पर जो भी मेरा इंटरेस्ट बना है वो कहाँ पे टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर में वो टैक्सेबल होगा। इसके बाद 15th है डायरेक्टर्स कमीशन फॉर गिविंग गारंटी टू द बैंक्स। उसके बाद रेंट ऑफ ट्रेडमार्क। इसके बाद आता है डायरेक्टर्स कमीशन फॉर अंडर राइटिंग शेयर्स ऑफ अ न्यू कंपनी। उसके बाद फिर ग्रेचुटी हो गई, ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय डायरेक्टर हु इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अब देखिए ग्रेचुटी अगर एक नॉर्मल एम्प्लॉय रिसीव करता है तो वो टैक्सेबल होती है अंडर द हेड सैलरीज, ठीक है, रिटायरमेंट के अंडर में जाके। लेकिन डायरेक्टर को हम लोग एज ए एम्प्लॉय नहीं देखते हैं, वो एक एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है, वो एक एजेंट की तरह काम करता है, इसलिए जो भी उसको सैलरी मिल रही है या फिर जो भी उसको ग्रेचुटी रिसीव हो रही है वो उसकी टैक्सेबल होगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके बाद यहाँ पर 19th पॉइंट हमसे फैमिली पेंशन की बात करें तो फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय अ विडो एंड द लीगल हायर्स ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉय, हाउएवर द फॉलोइंग फैमिली पेंशंस आर एग्जेम्प्ट। तो फैमिली पेंशन जो है वो नॉर्मली देखिए एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन यहाँ पर अगर बोले फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय अ विडो एंड द लीगल हायर ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉयज, तो ये आपका टैक्सेबल होगा, लेकिन किस किस केस में, मतलब कुछ ऐसे केसेस हमको बताए गए हैं जहां पर ये एग्जेम्प्ट हो जाता है, जैसे कि पेंशन रिसीव्ड बाय अ विडो ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अगर किसी एम्प्लॉय की, सॉरी, जो विडो थी उसको अगर कोई भी फैमिली पेंशन मिली तो वो वहां पर टैक्सेबल नहीं होगी। उसके बाद फैमिली पेंशन, सेकंड पॉइंट, फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय एनी मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ अ गैलेंट्री अवार्डी, ठीक है, किसी को कोई सम्मान मिला था वहां पर और उस पर्सन की जो भी फैमिली अगर रिसीव करी किसी तरीके की फैमिली पेंशन, तो उन गैलेंट्री अवार्डीज की जो भी फैमिली पेंशन होती है वो भी एग्जेम्प्ट हो जाती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा है फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय विडो और चिल्ड्रन और नॉमिनेटेड पर्सन ऑफ अ मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेज इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्सेज ऑफ द यूनियन वेयर द डेथ ऑफ सच मेंबर अकर्ड इन द कोर्स ऑफ ऑपरेशनल ड्यूटीज, मतलब ड्यूटी के टाइम पे ही उसकी अगर डेथ होती है तो जो भी फैमिली पेंशन या जो भी पेंशन वो रिसीव करें उसके लीगल हायर या फिर किसी को नॉमिनेट अगर किया गया है तो वो भी हमारा पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई फैमिली पेंशन की। इसके बाद आता है 20th पॉइंट। तो 20th पॉइंट हमको बता रहा है अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम डिपॉजिट इन नेशनल सेविंग स्कीम 1987 ऑन विच डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सीसीए हैज बीन अलाउड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट देयर ऑन। तो इसको मैं आपको 80 सीसीए क्या होता है इसको मैं आपको डिडक्शन वाला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें डिटेल में बता दूंगा। यहाँ पर कोई भी अमाउंट अगर आपने विड्रॉ रिसीव किया है वहां से नेशनल सेविंग स्कीम से तो वो भी आपका यहाँ पर टैक्सेबल होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टिप्स रिसीव्ड बाय अ वेटर और टैक्सी ड्राइवर नॉट बीइंग गिवन बाय हिज एम्प्लॉयर। अगर मान लीजिए कि टैक्सी ड्राइवर या फिर वेटर को कोई भी टिप अगर मिलती है अपने एम्प्लॉयर से तो वो सैलरीज के अंदर में टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर कोई पैसेंजर या फिर कोई कस्टमर अगर दे रहा है किसी वेटर को या फिर टैक्सी ड्राइवर को तो उस केस में वो अदर सोर्सेज में जाकर के टैक्सेबल होगी, लेकिन होती नहीं है क्योंकि उतना छोटा अमाउंट होता है उसको अकाउंट ही नहीं किया जाता है, ठीक है। अगर ऑनलाइन पे किया तब तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली टिप्स जो होती है वो हम कैश में ही दे देते हैं, तो कैश वाली टिप्स वैसे भी वो अकाउंट में नहीं आती तो इतना ज्यादा कोई इसमें पेन लेने की बात नहीं है। 22nd पॉइंट अगर आप देखो तो यहाँ पर बोल रहे हैं रिसिट्स बाय अ क्रिकेटर सेलेक्टेड टू प्ले फॉर इंडिया, जो भी इंडियन क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं उनके जो भी इनकम हो रही है, ठीक है, जो भी उनको इनकम मिल रही है वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी, लेकिन यहाँ पर कुछ उनको डिडक्शन भी दी जाती है। जैसे कि अगर देखें यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में बोले जा रहे हैं टेस्ट मैचेस इन इंडिया, जो भी टेस्ट मैच इंडिया में प्ले किए जा रहे हैं, ठीक है, उसमें जो भी अमाउंट वो रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम द क्रिकेट सेंट्रल बोर्ड इट इज टैक्सेबल आफ्टर अलोइंग अ डिडक्शन ऑफ एन ई अमाउंट इक्वल टू 75%। मतलब मान लीजिए कि अगर विराट कोहली खेल रहे हैं तो विराट कोहली को अगर 10 लाख रुपए मिले हैं, ठीक है, 10 लाख रुपए में से 75% उनका डिडक्शन क्लेम वो कर लेंगे, यानी कि 7,50,000 रुपीज, और 2,50,000 पे उनका टैक्स उनको देना होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसके बाद अदर मैचेस जो भी इंडिया में खेले जा रहे हैं यहाँ पर पूरी की पूरी रिसिप्ट जो होती है वो उनकी एग्जेम्प्ट कर दी जाती है। 10 लाख रिसीव करे, 50 लाख रिसीव करे, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट। अगर आउटसाइड इंडिया खेले जा रहे हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर में जो भी मैचेस खेले जा रहे हैं तो अगर टेस्ट मैच है तो उसमें 75% का डिडक्शन मिलेगा, मतलब 25% टैक्सेबल। और अगर कोई भी और दूसरा मैच वो लोग खेल रहे हैं तो वो क्या होगा, वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है, ठीक है, हेंस नॉट टैक्सेबल। और उसके बाद फिर मैचेस आउटसाइड इंडिया, ठीक है, इंडिया के बाहर अगर वो खेलें तो अ प्लेयर विल बी अलाउड अ डिडक्शन इक्वल टू 50% ऑफ द अमाउंट रिसीव फॉर प्लेइंग इन फॉरेन कंट्रीज एंड द बैलेंस विल बी टैक्सेबल। अब एक चीज का ध्यान यहाँ पर ये रखिएगा कि जो भी पेमेंट की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर वो रिसीव कर रहा है वो क्रिकेटर, वो बोर्ड से कर रहा हूँ, ठीक है, फ्रॉम द बोर्ड या फिर क्रिकेट सेंट्रल बोर्ड। अगर कोई और बिजनेस, वो जो बिजनेसमैन है वो अगर उनको पेमेंट दे रहा है तो वो उनका टैक्सेबल होगा, उसमें कोई भी डिडक्शन की बात नहीं आएगी। लेकिन उनको जो बोर्ड से पैसा मिला है, ठीक है, जो भी बीसीसीआई उनको पैसा दे रहा है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये आप समझ गए कि यहाँ पर रिसर्च ऑफ क्रिकेटर, ये पॉइंट भी खैर देखने को आपको क्वेश्चन में ज्यादा नहीं मिलेगा। तो जो जो पॉइंट है वो मैंने आपसे यहाँ पर डिस्कस कर लिए। किसी भी तरीके के पॉइंट में आपको कहीं पे भी डाउट हो या फिर आप अपनी जब रीडिंग कर रहे होगे तो आपको वहां पर अगर कोई डाउट होता है
तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।